रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, लगभग बच्चे भी सभी आ गए। चलो, तो याद दिला देता हूँ, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ट्यूसडे को। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था हमने ट्यूसडे को, जिसमें आपको बताया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। उसके अंदर देखा था कि ए बी साइन थीटा क्या होगा, एक प्लेन होगा जिसमें वेक्टर ए लाई करेगा, वेक्टर बी लाई करेगा, और इस प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। इसके परपेंडिकुलर होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और उसकी डायरेक्शन आपको बताई गई थी कि इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की जो हमारे थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब देखो मेरे हाथ को, देखो सब लोग, इस केस में अगर मैं ए वेक्टर से, देखो प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ वेक्टर्स पे मैंने अपना हाथ रखा, लाइक ये देखो ये कैलकुलेटर है, दिस इज द प्लेन, इसको इमेजिन करो, यहाँ मैंने अपना हाथ रखा और आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर ए और कर्ल कर रहा हूँ वेक्टर बी की साइड अपनी उंगलियों को, देखो ऐसे वेक्टर ए से स्टार्ट किया, वेक्टर बी की तरफ गया। अब डिस्प्ले पे भी जो प्लेन दिख रहा है उसमें आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ए से बी की तरफ में गया, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, ऐसे इट इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर वाला जो एन कैप है दैट विल बी द डायरेक्शन। और अगर इसी प्लेन में मैं बी से ए की साइड आऊं, बी से ए की साइड, तो मेरा थंब पॉइंट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दीज कैन बी द टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ ए क्रॉस बी। बस ये ध्यान रखेंगे कि जिस प्लेन में वेक्टर्स होंगे उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, यानी ऑर्थोगोनल होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब वो चाहे ऊपर की डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड में हो, तो ये आपको दिखाया था कि डायरेक्शन डायरेक्शन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी। फिर हमने देखा था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि अभी देखा हमने कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग होगा और ए क्रॉस बी का अलग होगा, तो दे विल बी 180 डिग्री, दे विल बी हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो दोनों के दोनों अपोजिट वेक्टर्स होंगे, ए क्रॉस बी विल बी एन अपोजिट वेक्टर ऑफ बी क्रॉस ए। ये सब देख लिया था। फिर हमने देखा था कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इन सब का हमने मैग्नीट्यूड लिया, इन सब का हमने फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए हमने देखा कि इफ आई टेक आई क्रॉस आई, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है उसी दिन का, आई क्रॉस आई है, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, देयर विल बी एन कैप, एन कैप विल प्रोवाइड अस डायरेक्शन। तो साइन थीटा जो था इस केस में, सिंस वी आर टेकिंग द सेम वेक्टर टू टाइम्स, तो उसके बीच में एंगल जो होगा उसको जीरो ले लेंगे, तो साइन ऑफ जीरो इट विल बी जीरो। एक बार जीरो आया तो सबको ले डूबेगा, दिस मींस इट विल बी अ नल वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो। तो ये केसेस कब कब होंगे, आई को आई से क्रॉस प्रोडक्ट करें, या जे को जे से करें, या के को के से करें, तो इन तीन केसेस में इट विल बी अ जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। और बाकी के 6 केसेस बच गए, वो हमने देखे थे कि देयर वैल्यू, देयर जो वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड का साइन जो है वो कहाँ से मिलेगा, इस सर्कल से मिलेगा। अगर मैं रेड एरोज की डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, लाइक इफ आई टेक आई क्रॉस जे, आई को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ जे से, तो इनकी डायरेक्शन में आया, तो आंसर आएगा कौन सा, जो तीसरा वेक्टर बच गया वो, और साइन आएगा पॉजिटिव। तो इस हिसाब से यहाँ देखो, आई क्रॉस जे आया था पॉजिटिव ऑफ के कैप, ठीक। और इसी का उल्टा लूं, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखो जे से आई की तरफ आया, बट उल्टा आया, उल्टी दिशा में गया ना मैं, तो उल्टी दिशा में गया, तो इसका मतलब हुआ कि आई विल टेक नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन लेंगे, और वेक्टर कौन सा, जो क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आई क्रॉस जे, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो दैट विल बी माइनस ऑफ के कैप। तो ये हमने 6 अलग अलग कंडीशन देखी थी उस दिन। फिर आए थे हम लोग यहाँ पे कि भाई हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं कंपोनेंट वाइज, तो इसमें ये पहले डिस्कस कर लिया कि आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, और के क्रॉस के जीरो होगा। इसके अलावा 6 और इक्वेशंस बच गई, कंडीशंस बच गई, ये 6, 4, 5 और छठी है। इन सबको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। और इसी आंसर को लिखने का एक और तरीका देखा गया था, दैट वाज द शॉर्टकट मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट था कि सर यहाँ नेगेटिव नहीं ले पा रहे, क्यों ले रहे हैं, तो उनको मैथमेटिक्स में एक बार देखना पड़ेगा बेटा, वेक्टर्स इसमें दिया हुआ है मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और उसका कारण ये होता है कि आई जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है -1 की पावर m प्लस n, तो n इज द नंबर ऑफ रो, m इज द mth कॉलम, तो वो करके करते हैं ना, तो यहाँ पे इन दिस केस इट विल बी 1,2 होगा, तो 1 प्लस 2 3 आता है, -1 की पावर 3 करेंगे तो इट विल बी -1, तो इसलिए यहाँ साइन कन्वेंशन है। अगर डिटेल में जाने तो ऐसे देखो, अदरवाइज सीधा सीधा तरीका है, याद ही रख लो
कि पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। वही चीज यहाँ एक्सपेंड होकर नीचे आ जाएगी। पहले वाले के साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस दिख रहा है, ये रहा, इसके साथ फिर से प्लस है। तो ये याद रखो, शॉर्टकट में ये नहीं भूलना कि साइन कन्वेंशन भी एक चीज होती है, सबको ऐड नहीं करना। वी हैव टू टेकल द ये टर्म्स अकॉर्डिंगली, है ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। फिर हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, ए क्रॉस बी आपको निकालने के लिए बोला था, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, इसका आंसर निकाल पाए थे बच्चे, तो ये हो गया। फिर सेकंड वन, इसमें भी आपको ए क्रॉस बी निकलवाया था, वो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक। अब आज की बात डिस्कस करते हैं, आज का काम अभी स्टार्ट करते हैं, चलो। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग नया नया मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम बात करेंगे मैट्रिक्स सी और सॉरी मैट्रिक्स की नहीं यार, क्या बोल रहा था, फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी सही आ रही है क्या वीडियो, या ये लाइट ऑन करूं, बताओ एक बार। सर ठीक है, ऐसे भी ऐसे भी ठीक है ना, तो मेरी आंखें खराब नहीं करूंगा फिर मैं, ठीक है, ऐसे भी सही है तो। हाँ तो अभी अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। ये हमने देख लिया कि प्लेन से तो हमेशा 90 डिग्री पे ही होगा, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी वेक्टर लाई करेंगे, उस प्लेन के हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी एट ए एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ऑर्थोगोनल होगा। अब वही हमने पहले भी देखा था कि आइदर इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहले देखा था ना बेटा, एन कैप ऊपर होगा या नीचे होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर इट विल बी गिवन बाय राइट एंड थंब रूल। तो राइट एंड थंब रूल, थंब तो हमारा हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा अंगूठे के, सॉरी हाथ के, तो इसलिए हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो। अब इसका फिजिकली देखोगे तो एरिया की बात होती है ना। अगर वैसे फिजिकली बात करो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, थंब तो सब ठीक है, ये बात ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में वी डिस्कस अबाउट दिस एरिया, जो कॉमन शेडेड एरिया होता है दो वेक्टर का, इसके बारे में बात करते हैं। और कोई भी एरिया होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, जो एरिया गिवन है उसके, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं, कई बार एरिया स्केलर के क्वांटिटी के हिसाब से भी काम कर जाएगा, और कई बार वेक्टर भी देना पड़ेगा एरिया का। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होगी। जो भी हमारे पास प्लेन सरफेस है, जहां भी आपने फील करो जिस टेबल पे आप बैठे हो, उस टेबल पे क्या है, कुछ समतल जगह होगी, प्लेन सरफेस होगा, उस प्लेन सरफेस का अगर वेक्टर निकालने आओ, तो उस पर आप पेंसिल रखो ऐसे, मान लो ये टैब है मेरा, इसका जो ऊपर वाला एरिया है, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, जहां पे ये पेंसिल दिख रही है आपको, तो इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल एरिया, तो उस हिसाब से देख लो, ठीक है। तो मोटी मोटी बात क्या है कि ए क्रॉस बी है, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द वेक्टर्स आर देयर, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब कि हमारा अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो नॉन कम्यूटेटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमने अभी देखा था, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एक अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्यों करेगा, राइट एंड थंब रूल से, ए क्रॉस बी अपवर्ड, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों बेटा, क्योंकि एरिया, अगर चाहे तो मैं बी से ए की तरफ लेके आऊं, अगर मैं बी से ए की तरफ लेके आऊं तो फील करो ये येलो एरिया है, और ए से बी की तरफ जाऊं तो मान लो कि ये रेड शेडेड एरिया है। तो एरिया तो दोनों एक ही, भाई कॉमन शेडेड एरिया तो हमेशा एक ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दिस एरिया। और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड हो सकती है। तो ये डायरेक्शन का पंगा अटक रहा है, डायरेक्शन का एक साइन कन्वेंशन का इशू है, दैट्स वाई दे आर नॉन कॉम्पिटेटिव, बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने देखी थी कि ए बी साइन थीटा है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी हमने देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड एन कैप। अगर मैं एन कैप को हटा दूं तो उस हिसाब से तो बी क्रॉस ए भी बराबर ही होगा किसके, ए क्रॉस बी के, बी ए साइन थीटा एन कैप। इसका एन कैप अलग होगा, इसका एन कैप अलग होगा, बट इनको अगर हटा दूं, इफ आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड, अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो एन कैप उड़ जाएगा,
दोनों साइड से, तो बी ए साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है और ए बी साइन थीटा, दोनों स्केलर क्वांटिटी आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। और फिजिकली देखोगे तो एरिया शेडेड बिटवीन द टू वेक्टर्स इज सेम ही होगा, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि यार ये कॉम्यूटेटिव नॉन कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। फिर आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव आप फील कर पाओगे, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होगा, पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बी के साथ और उसमें ऐड कर दो ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। अब इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हो, ज्योमेट्रिकली अगर मैं दिखाने चलूं तो एक वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर सी आ गया, ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन में थे तो मैंने इमेजिन कर लिया कि दे आर इन स्ट्रेट लाइन, ये रेड कलर का वेक्टर सी मान लो, तो ये सारे के सारे क्या हुआ, अब आई एम टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेटा ये देखो अगर मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ए का बी के साथ तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक, और ए का सी के साथ लेता हूँ तो ये बचे हुआ ये वाला एरिया हो गया। तो इन दोनों का एरिया अगर मैं ऐड करूँ तो वही बात होगी ना कि यार बाद में ऐड कर लो चाहे पहले ऐड कर लो, तो ज्योमेट्रिकली थोड़ा फील यहाँ से ले लो, बाकी ये तो है ही। The vector product of two vectors will be maximum when the vectors are orthogonal to each other. अब दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि इफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर, तो उस केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, ठीक। तो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे तो कैसे मैक्सिमम होगा, हमने फॉर्मूला देखा किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी ऑफ साइन थीटा है, मैग्नीट्यूड की बात तो यही है। अब ए बी तो चलो वेक्टर्स है, इनपुट वेक्टर्स, अब वेरी किस हिसाब से कर सकता है, थीटा के हिसाब से, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, साइन एट 90 डिग्री, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है बेटा, और वो कब होगी, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 90 डिग्री क्या है, दिस शुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर मेरे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हैं, है ना, इफ दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, तो दैट इज द कंडीशन जब हमारा ए क्रॉस बी, यानी कि जो मेरा ए क्रॉस बी है इनके परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा मैक्सिमम होगा व्हेन ए एंड बी आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये बात होगी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी जीरो व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए तो बस वही ये फॉर्मूले में बात फिट करते जाओ, आपको फील हो जाएगा। ए बी साइन थीटा, अब दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि बेटा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनका मैग्नीट्यूड क्या है, दे आर नॉन, इट्स नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है। और अगर ऐसे दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो फिर साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन थीटा जीरो कब हो सकता है, इसी कंडीशन को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आ गई बात। अब थीटा कितने पे हो सकता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, थीटा 0 डिग्री हो गया। एक और भी होता है जो 180 डिग्री पे भी साइन थीटा जीरो हो सकता है, तो जीरो हो गया जीरो पे और 180 पे भी साइन थीटा जीरो हो गया। तो ऐसे दो केसेस होंगे। अब ये क्या बात हो रही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखने लगूं तो कुछ ऐसा होगा। देखो पहले 0 डिग्री दिखा रहा हूं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दिस मींस दे आर एट 0 डिग्री टू ईच अदर। अगर ये दो वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, बी इधर पॉइंट कर रहा है और वेक्टर ए इससे अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो दिस मींस द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो अगर ऐसा केस हुआ तो देखो फील करो यहाँ पे एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया जीरो हो जाएगा बेटा, शेडेड एरिया जीरो हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इनके बीच का कोई एरिया शेड नहीं होगा, कॉमन एरिया ये शेड नहीं करेंगे। और इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन भी दे आर लाइंग अलोंग अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट तो वैसे भी सिंगल डायमेंशन ऑफ एल होता है भाई, जब हम डायमेंशंस पढ़ रहे थे तो सिंगल डायमेंशंस ऑफ एल होता है, और एरिया का क्या था L2। तो जब L1 में ही हम सारा खेल समाप्त कर दे रहे तो L2 की तो कोई बात ही नहीं आई, तो दिस मींस एरिया यानी कि L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक बात थी। चलो अब इसके बाद देखते हैं एरिया। अब एप्लीकेशन क्या हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट का, या क्रॉस प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम पैरेललोग्राम देख रहे थे उसी में फील करो एक बार
कि वैसा सा एक पैरेललोग्राम बना, हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी गिव्स द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. कौन सा पैरेललोग्राम सर? पी क्यू टी एस. पी क्यू टी एस, ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया जो आएगा दैट विल बी गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो देखो इसमें फील करो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ. व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है. स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड, तो साइड का स्क्वायर हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला. और पैरेललोग्राम का सॉरी रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया. सिमिलरली तिरछे रेक्टेंगल का, यानी थोड़ा तिरछा कर दिया ना रेक्टेंगल को, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ओनली टेकिंग दिस हाइट. हाइट कौन सी भाई? ये वाली ऊंचाई h, यानी कि इन दोनों जो साइड्स हैं इनके बीच का जो ऊंचाई है दिस इज हाइट. इस हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से. बेस क्या है? ये मेरा बेस है. अब देखो बेस की वैल्यू क्या है? बेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए क्या बना रहा है ना, वेक्टर ए बना रहा है इसके बेस को, तो वेक्टर ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो वही होती है वेक्टर की लेंथ. तो मैं लिख देता हूं बेस इज इक्वल टू ए. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर. बात आई एच की. अब एच मुझे फाइंड आउट करना है. अब देखो ये ट्राइंगल फील करो आप लोग, रेड कलर का शेड करते हैं इसको. ये रेड जिसमें शेड कर रहा हूँ इस ट्राइंगल को आप फील करो. ठीक है, इसमें मुझे बताओ कि थीटा दिख रहा है? ये थीटा है बेटा, ये एंगल, अरे ये एंगल जो है ये थीटा है. अब थीटा है गिवन है, बी मुझे पता है कि बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. तो एच की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ? एच इक्वल्स टू बी साइन थीटा. भाई साइन थीटा क्या होगा? इस थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड. तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड है, जो थीटा का मुंह है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है? दिस इज एच, और एच को लिखेंगे बी साइन थीटा. तो बी साइन थीटा मुझे मिल गया एच, और बेस तो था ए. तो इस ट्राइंगल का एरिया, सॉरी इस पैरेललोग्राम का एरिया अकॉर्डिंग टू पूरे के पूरे येलो कलर का जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या हुआ? बेस हुआ ए, तो ए लिख दिया, इनटू हाइट. हाइट मुझे पता चली कि बी साइन थीटा हाइट है, तो इनटू बी साइन थीटा. तो क्या ये ए बी साइन थीटा हुआ? और ए बी साइन थीटा क्या था हमारा? ए बी साइन थीटा वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ ले रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर है, यानी कि इट इज इक्वल टू द एरिया शेडेड, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, है ना. तो बस ये आप जान लो, ज्योमेट्रिकली आपको पता चल गया कि नाउ द एरिया इज ए बी साइन थीटा, उसको बोल सकते हैं ए इंटू एच. एच हमारा हाइट था, ए था बेस, तो बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बस ये एक बात फील कर लो. अब इससे अगला आएगा ट्राइंगल. सेम एग्जैक्टली वही चीजें हैं, बस हमने इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन इज दिस पिंक कलर का पार्ट है, और दूसरा क्या है? दूसरा येलो से कर लेते हैं, दूसरा ये येलो वाला. तो वही गिवन पैरेललोग्राम था, उसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर लिया. किससे? डायगोनल की मदद से, ये वाले डायगोनल की मदद से. तो अ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो पहला हमने देख लिया कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो फिर इस हाफ ट्राइंगल का, यानी कि ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस का जो एरिया है वो क्या आएगा? ट्राइंगल पी क्यू एस का एरिया विल बी हाफ टाइम्स द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस. तो पी क्यू टी एस का तो हम पहले ही निकाल चुके कि इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट, तो यानी ए बी साइन थीटा पी क्यू टी एस का आएगा. ठीक है, तो अब ट्राइंगल का क्या आएगा? इट विल बी हाफ, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए मोड फंक्शन यूज कर दिया बेटा, ये प्लस दिख रहा होगा आपको, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं ए क्रॉस बी. अब इसी की वैल्यू लिखते हैं, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड हमने निकाला ए बी साइन थीटा है. और इसी को दूसरे तरीके से देख सकते हो कि जो पैरेललोग्राम पी क्यू टी और एस, इसका जो एरिया होगा उसके हाफ होगा ट्राइंगल पी क्यू एस का. ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होगा, तो हाफ लगा दिया भाई. और एरिया पैरेललोग्राम का ए बी साइन थीटा था, तो बस यही हो गया, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए इंटू एच.
तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल, बेस और ये वाला, बस ठीक है। सेम ही चीज थी, हाफ से डिवाइड कर दिया तो एक नई इंटरप्रिटेशन आ गई। ठीक है बेटा, अब देखो बढ़ते हैं फाइनल। अब इस इन दो में किसी को डाउट है, अभी तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे सब लोग, देन वी विल बी अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। है डाउट है, पूछो। नो सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यार, चलो कॉपी सेव करते मेरे भाई। ओ नहीं, इतना नहीं करेंगे, डिस्कार्ड चेंजेस। ठीक है, बाद में करेंगे, छोड़ो। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है एक, ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। यार तो बुरा मान गया, रुको, बड़ी दिक्कत कर रहा है कुछ दिन से, कल भी बड़ा दुखी किया था यार इसने मुझे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया ये दोनों कि एरिया है और ये है। अब बात करते हैं इसकी। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, इसका आप आंसर निकाल के मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। सिंपल सा है, जो हमने लास्ट में देखा है 2 स्लाइड्स में, वही क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग बेटा सोल्व करेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर ए एंड बी है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। करो सब लोग। बेटा हुआ क्या किसी का? कंचन का हो गया, शाबाश।
राशि का भी हो गया। करो बेटा करो, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, इजी है, काफी इजी। ए है बी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसको हाफ से डिवाइड करता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इट बाय 0.5, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, 5 बच्चे आए, और कुछ बच्चे कर लो, फिर वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, विल स्टार्ट विद द न्यू मॉड्यूल। ठीक है, तो चलो आंसर क्या है बेटा, बताओ कितने बच्चों को ये आंसर? Sir, 16.5 स्क्वायर यूनिट्स 33.2 या 16.5. कितने बच्चों का आया? बाकी ये सब बच्चे हाथ खड़े Yes, रख, sir. हैंड रेज रखेंगे, बाकी नीचे Upon. सही है। देखो कुछ भी नहीं था, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक वेक्टर ए है, सपोज करो, ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बेटा, डायरेक्शन अलग अलग होंगी, बट हम ऐसे मान लेते हैं रैंडमली कोई भी डायरेक्शन। नीचे वाला वेक्टर ए मान लिया, दूसरा वाला वेक्टर बी मान लिया, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हुआ पैरेललोग्राम, बन गया पैरेललोग्राम। अब इसका ट्राइंगल कैसे बनेगा, आधा ऐसे डिवाइड कर दो, तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, वेक्टर ए को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ वेक्टर बी के साथ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लूंगा, और फिर इस उस जो वैल्यू आएगी उसको हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारा पहला एजेंडा है, पहला स्टेप क्या रहेगा, वी विल फाइंड आउट ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी के बाद फिर मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फिर मैं निकालूंगा 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो ये आंसर आएगा, दिस विल बी अवर एरिया। अब देखो, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, दैट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस -3i कैप प्लस 7j कैप, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहला टर्म 3i कैप उठाया, उसको 3i कैप से मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो क्या आएगा, 0, बिकॉज i क्रॉस i इज 0, बिकॉज वाई, बिकॉज थीटा बिटवीन द i कैप एंड i कैप वेक्टर इज 0, और साइन ऑफ थीटा विल आल्सो बी 0, तो 0 से 0 ले डूबेगा, तो पहला टर्म आ गया 0। देन आई विल मल्टीप्लाई 3i कैप बाय 7j कैप, तो 3 इंटू 7 21, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। क्यों, क्योंकि मैं सीधा चला, आई से जे की तरफ गया, तो उससे अगला वेक्टर क्या, के है। और साइन क्यों है पॉजिटिव, साइन आएगा पॉजिटिव, भाई साइन पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि आई से जे गया, ए बी सी डी की दिशा में सीधा चला, आई से जे गया तो के कैप आ गया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म उठा रहा हूँ 4j इंटू -3i, तो 4 इंटू -3 दैट इज -12, j इंटू आई, जे से उल्टा आया आई की तरफ, तो साइन नेगेटिव हो गया, और आंसर क्या, j और i के अलावा जो तीसरा वेक्टर है दैट इज -k, ये हो गया। फिर j से 4j इंटू 7j, 4j क्रॉस 7j, तो j क्रॉस j आएगा इसमें, थीटा विल बी 0, साइन थीटा विल आल्सो बी 0, दैट मींस इट विल बी अ 0 टर्म। अब क्या आया, 21k कैप -12 इंटू -k कैप, ठीक है। अब 20 ये किसके बराबर आएगा, 21k कैप और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12k कैप, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, 33, हाँ 33k कैप, 33k कैप। 33k कैप क्या है, ए क्रॉस बी। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ऑल द कंपोनेंट्स और उसका स्क्वायर करूंगा, यानी एक ही कंपोनेंट है 33 का स्क्वायर कर दिया और उसको अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट से स्क्वायर उड़ गया, तो इट विल बी 33। अब ये क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बट आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो आई विल डिवाइड दिस एरिया बाय 2, तो आंसर क्या आएगा मेरा,
आंसर विल बी 33 डिवाइडेड बाय 2। और आंसर के साथ ये भी लिखना जरूरी है स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये एरिया है। अब उसका यूनिट क्या कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मर्जी आए, लाइट ईयर का स्क्वायर भी कर लो चाहे तो, बट एरिया का स्क्वायर होना चाहिए। एरिया है तो इसका मतलब आंसर विल बी इन स्क्वायर यूनिट्स। तो कंप्लीट आंसर इज 33/2 स्क्वायर यूनिट्स या फिर 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कितने बच्चे कर पाए इसको? सही है, शाबाश। जिनका नहीं हुआ बेटा अटेम्प्ट करेंगे, जिनका हो भी गया वो लोग घर पे इस क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। नोट्स सारे के सारे शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। और एक मैंने वेबसाइट भी बना दी है छोटी सी, तब तक के लिए, तब तक हमारी मेन वेबसाइट ना चले तो उससे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सब लोग बच्चों के लिए मैंने बना दी है वो, तो मैं वो शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास। याद दिला देना कोई मुझे। चलो बेटा, अब ये हो गया वेक्टर्स का कहानी खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स से। तो देखो वेक्टर्स तो हमने अच्छे से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा फटाफट, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और हम बस इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक शॉर्ट नोट टाइप की चीज दे दी जा सके, जिसमें आप कभी रेफर कर सको चीज को कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला क्या है, ग्राफ कैसे हैं इनके, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं और कुछ एग्जांपल है। तो ये क्विक नोट के तौर पे काम करेगा, बाकी हम इसको फटाफट देखेंगे। तो हमारा एजेंडा क्या है इसके लिए, मैथमेटिकल टूल्स के लिए? फर्स्ट वी विल डिस्कस की फंक्शंस क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस की ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे। देन वी विल शिफ्ट टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स, एंड देन वी विल डू इट बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के साथ इस मॉड्यूल को खत्म कर देंगे। हाँ जी राशि, डाउट है बेटा? नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा है इस मॉड्यूल के लिए, ठीक। और हमारी क्लास अभी आज है और इसके बाद कब है बेटा? सर कल कल भी है शायद एक क्लास, सर है ना? कल भी है। हाँ, तो इन दोनों क्लासेस में हम इसको खत्म कर देंगे, तो ताकि हम मंडे से या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होती है, आई थिंक मंडे को ना, मंडे को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे फिर। यस चलो, तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज ए फंक्शन। कोई बच्चा बताओ कि फंक्शन क्या होता है? बताओ भाई, व्हाट इज ए फंक्शन? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा। अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट देयर इज ओनली वन यूनिक आउटपुट टू अ गिवन इनपुट। कोई एक इनपुट आता है तो करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन इनपुट देयर इज ओनली अ यूनिक आउटपुट। अगर ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो वी कॉल्ड इट एज अ फंक्शन। हम उसको एक फंक्शन बोलेंगे। वन ऑफ द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, अदर वन इज डिपेंडेंट। तो इनमें से एक वेरिएबल क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, जिसकी हमारे पास चॉइस होगी कि हम उसकी वैल्यू डिसाइड करें या हम उसकी वैल्यू मेजर करके प्रोवाइड करें। दूसरा क्या होगा? दैट वेरिएबल विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का ही ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के ई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एम वी, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है? दिख रहा है बेटा, डिस्प्ले पे ही दिख रहा है ना? एक तो मास पे, मास है, और वेलोसिटी पे। अब देखो, मास की चॉइस हमारे पास है, हम कितनी भारी वस्तु को मूव करा रहे हैं, है ना? या फिर हम किसी कितनी हल्की, जैसे मान लो ये लाइटर है, इसके लिए मैं कैलकुलेट करूं काइनेटिक एनर्जी, या फिर इस माउस के लिए करूं। तो इसमें हैवियर पार्टिकल, हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस माउस। तो ये माउस गिरेगा या माउस एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, तो दिस दैट विल बी ऑब्वियसली हायर इन कंपैरिजन टू दिस लाइटर। अब या फिर ये ईयर पे, ईयर ये होती है, क्या बोलते हैं इसको यार? ईयर स्टिक बोलते हैं, है ना? ईयर स्टिक बोलते हैं शायद, यही कुछ बोलते हैं। तो इसके अंदर और भी कम माउस वेट है एज कंपेयर टू दिस लाइटर। दिस इज इवन लाइटर। नाम तो इसका लाइटर है, बट लाइटर ये है, ठीक।
अब बात करते हैं कि जिसका मास कम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड उसकी टेंडेंसी कम होगी एट द गिवन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी सेम रहेगी तब की बात हो रही है। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, वेलोसिटी, कि हम जितनी तेजी से उसको मूव कराएं, दैट इज ऑल्सो आवर चॉइस। या फिर जितनी तेज वस्तु मूव कर रही है, द ऑब्जेक्ट, द हायर द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो मोर इज द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो ये हमारी चॉइसेस है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गए, एक तो मास हो गया, एक वेलोसिटी हो गया। और डिपेंडेंट क्या हो गया भाई, जो मास की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू पे जो डिपेंड करे वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलेगा सबको? Yes, ठीक sir. है ना? ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, अब इसको देखो थोड़ा फॉर्मली अंग्रेजी की भाषा में लिखने चले तो कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ठीक है भाई, पता है हमें। फिर उसको लिखेंगे थोड़ा हल्का सा इंप्रूव करके, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फंक्शन ऑफ वेलोसिटी क्यों बोला, देखो फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी कि टू एवरी यूनिक इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। अब मेरी वेलोसिटी कम है, जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को बढ़ाता जाऊंगा उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। भाई अगर मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दैट विल बी 2m, है ना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें मैं हाफ mv² में वेलोसिटी की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये 4 हो गया, नीचे से 2 है, 2 मर जाएगा तो 2m आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर यही वैल्यू में 3 दे दूं तो ये 3 आएगा, 3 3 9, 9/2 4.5 आ जाएगा। तो टू एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की भी एक यूनिक वैल्यू है। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक। फिर उसको लिख दिया, फंक्शन को एफ एफ लिख दिया, ये भी एक तरीका है कि काइनेटिक एनर्जी इज एफ ऑफ वी, यानी कि फंक्शन ऑफ वी। और फाइनली सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया के ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक। अब देखो इसका एक और तरीका भी है, दूसरा एक और भी तो चीज लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास। भाई ये भी हमने देख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ मास, तो ये हमने देखा ना। तो टू एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देयर इज ए करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी, टू एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ मास देयर इज ए करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज चेंज होगी मास की, वेलोसिटी की, उस हिसाब से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास। समझ आया सबको? और डिपेंडेंट और Yes, इंडिपेंडेंट sir. आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होंगे जिनकी वैल्यूज या तो नेचर डिसाइड करेगी या हम डिसाइड करेंगे, और डिपेंडेंट वो होंगे जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक। अब हो गया फंक्शन का फंडा क्लियर कि फंक्शन क्या है। सिमिलरली Sir. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में ये देख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आइदर तो वर्क होगा या फिर एनर्जी होगी, या तो वर्क होगा या एनर्जी होगी। वर्क डन या फिर एनर्जी स्पेंट किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमारी चॉइस है, कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं ये भी हमारी चॉइस है। तो डिपेंडेंट कौन से हुए, एनर्जी डिपेंडेंट हुई किस पे, कितना फोर्स लगाया या फिर कितना डिस्प्लेस किया। तो वही बात होगी, एनर्जी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सारी की सारी अंग्रेजी अलग अलग भाषा में लिख दी गई है। तो अब आपको सुनाई, जो मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, जब नोट्स पढ़ोगे और अच्छे से आ जाएगा। वैसे हल्की फुल्की बातें, इतनी दिक्कत भरा इसमें कुछ है नहीं। ओके। और नहीं भी Yes, याद sir. रहेगा तो, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी टेंशन भी नहीं है इसकी। अब हम डिस्कस करते हैं, बिफोर शिफ्टिंग टू सम कॉमन ग्राफ्स, हम पहले शिफ्ट करते हैं इस पे कि स्लोप क्या होता है। व्हाट इज ए स्लोप। स्लोप का आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना ढलान, कि कितने Yes, ढलान है sir. उतना स्लोप है। जितना, अब मैं बोलूँ ये पेंसिल है, ये कम इंक्लाइंड है, अगर इससे कोई चीज रिपटेगी, मान लो ये ब्लॉक है, इस पे से रिपट के आ रहा है ऐसे, तो थोड़ा स्लो जाएगा। और यही ढलान थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो फास्ट जाएगा। तो स्लोप इज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस, है ना, जितना स्टीप है उतना हायर स्लोप है। अब देखो एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का डिस्प्ले पे, इस ग्रीन कलर के लाइन सेगमेंट में स्लोप क्या चीज डिफाइन करेगी, स्लोप डिफाइन करेगा ये एंगल थीटा, कि Theta. कितना एंगल थीटा है उतना इसका स्लोप है। हायर द एंगल थीटा मोर विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्रीन लाइन। ठीक है। अब फॉर्मली, फॉर्मली थीटा इज नॉट द स्लोप, जो स्लोप होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एम से।
m लिखते हैं स्लोप को, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, है ना। जो टेंजेंट होगा इस एंगल थीटा का, उस पर डिपेंड करेगी स्लोप ऑफ दिस ग्रीन लाइन सेगमेंट। और वो हमें दिख रहा है कि थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है, ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा स्टीप, कम स्लोप मतलब कम स्टीप। ठीक, अब कम स्लोप, इससे थोड़ा कम स्लोप की लाइन बनाने लगूं तो ये येलो लाइन देख लो, इसमें थीटा की वैल्यू कम होगी। और इसी से थोड़ा ज्यादा बनाने की लगूं तो ये ग्रे वाली देख लो, तो ग्रे का स्लोप थोड़ा ज्यादा है और येलो का कम है एज कंपेयर टू ग्रीन वन। तो थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप, और इसको एम लिखते हैं, आमतौर पे लिखते हैं जब एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। टेंजेंट ऑफ दिस थीटा वो क्या होगा बेटा, इसको अगर हाइपोटेन्यूज लेते हो, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप है, और इसको क्या बोलेंगे भाई, इसके अगर मैं ये निकालूं प्रोजेक्शन इस लाइन सेगमेंट का वाई एक्सिस पे, तो एक ये पॉइंट होगा y2 और एक होगा ये y1, जो दिखा दिया मैंने कि यहाँ से नीचे से लेके ऊंचाई जो है दैट इज y1, और ये वाली y2 है। तो y1 और y2 है, अगर मैं y2 में से y1 माइनस कर दूं तो मेरी ये वाली ऊंचाई आ जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ y2 माइनस y1। फिर करा कि बेस क्या होगा, बेस इज दिस, यहाँ पे दिख रहा है कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 नीचे लिख दूं। तो ये क्या डिफाइन करेगा, दिस विल डिफाइन अवर स्लोप। तो देखो ये है m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, दैट विल बी हाइट अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये आ गया स्लोप। ज्यादा स्टीप होगा तो ज्यादा स्लोप होगा, कम स्टीप होगा तो कम स्लोप होगा। ठीक है बेटा, और याद रखना है कि m से डिनोट करते हैं, और टेंजेंट ऑफ द थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप। चलो, अब ये तो हो गया सीधी रेखाओं के बारे में बात की, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। कुछ होगा कि अगर सर्कुलर, कोई सर्कुलर ऐसे है, या फिर कोई रैंडम कर्व है, ऐसे कोई भी रैंडम कर्व है, तो उस पे अपन स्लोप कैसे निकालेंगे। तो उस पे क्या होगा कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू नहीं होगी उसकी, उसकी वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जहां पे हमें फाइंड आउट करना है, सपोज करो आई वांट टू फाइंड आउट स्लोप एट दिस येलो पॉइंट, यहाँ पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी येलो पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जो थीटा होगा दैट विल बी द स्लोप। अब ये थीटा यहाँ से यहाँ नहीं होगा, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ये बिल्कुल यही होगा, इसकी डॉट बिल्कुल यहाँ पे, इसी पॉइंट पे सारा खेल हो जाएगा खत्म। तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे जब सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाएंगे तब। पर अभी भी आपको पता ही होगा कि अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास रहती है वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यही तो आता है, ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा दैट विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इसी पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी। और दूसरा एक होगा इसी पॉइंट पे अंदर की साइड, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये चीजें हमने अभी देख ली हैं, बट इनको डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब कर्व्ड सरफेसेस पे या सर्कुलर मोशन में बात आती है। तो इंस्टेंट पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो हमें स्लोप का आइडिया देता है, स्लोप या स्टीपनेस या फिर चेंज, रेट ऑफ चेंज का। तो वो सारी चीजें एक ही है बेटा। चलो, अभी के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं, जब हम सर्कुलर में करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है दैट विल बी डिस्कस्ड इन मच मोर डिटेल। अब ये सब डिसाइड हो गया, अब हम देखेंगे कि कुछ बेसिक ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस, है ना, कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस। तो देखो, इनमें सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ आ रहा है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होगा, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लीनियरली डिपेंड करेंगे एक दूसरे पे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास स्वतंत्र वेरिएबल है, यानी कि जिसकी चॉइस हमारे पास है डिसाइड करने की, उसकी वैल्यू पे अगर लीनियरली डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम बोलेंगे इट इज अ लीनियर फंक्शन। कैसे, मैथमेटिकली लिखोगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ऐसे लिख दो, है ना, या लिख दो कि y इक्वल्स टू एक्स, भाई y इक्वल्स टू एक्स लिख दो। क्यों लिखो, कि x की जो भी वैल्यू आएगी बस उसी पावर में y की वैल्यू वेरी करेगी। तो लीनियर का मतलब है कि जो x के ऊपर पावर है, यहाँ पे 1 है, कहा गया ये 1, और y के ऊपर जो पावर है ये दोनों 1 होगी। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। अब इसी को
इसी मैथमेटिक्स को ड्रॉ करने चलोगे अगर ज्योमेट्रिकली, तो एक सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन। इन एनी केस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है फंक्शन का ग्राफ, तो दैट इज नथिंग बट अ लीनियर फंक्शन, है ना। और लीनियर फंक्शन है, और उसका जो मैथमेटिकल तरीका है लिखने का, उसमें पावर 1 होनी चाहिए, y इक्वल्स टू 1 और x की पावर भी 1, तो ये होगा लीनियर। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है लीनियर फंक्शन में। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इज अ, y क्या है इसमें, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसको हम उल्टा भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 1 बाई एम वाई माइनस सी, ये भी हो सकता है। तो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, बस लीनियर तरीका ये होना चाहिए कि ये दोनों की पावर में 1 ही रहे और कुछ ना हो, ठीक है। तो कोई बच्चा पूछ रहा था, बताओ बेटा डाउट, कोई पूछ रहा था, शायद वो ये कह रहे थे कि सर x भी तो डिपेंडेंट हो सकता है अगर हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पे y की वैल्यू डालने लगे तो x डिपेंडेंट हो सकता है, पर अभी के लिए ये अज्यूम करके चलेंगे कि x की वैल्यू मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो x इज इंडिपेंडेंट। अगर इसको अज्यूम कर लेते हैं इट इज इंडिपेंडेंट, तो y की वैल्यू उसके हिसाब से डिपेंडेंट हो जाएगी, कि डिपेंडेंट मतलब इट विल डिपेंड अपॉन वैल्यूज ऑफ x, ठीक। अब देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसके अंदर y की वैल्यू x पे किस हिसाब से डिपेंड करी, m x प्लस सी। तो m क्या है बेटा, m हमने बताया कि टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, यानी कि टेन थीटा अगर है तो दैट इज m। जितना m बड़ा होगा उतना स्टीप होगा, ये ऐसे ऐसे उतना ही स्टीप होता चला जाएगा, ठीक। और c क्या है, c इज द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जिस जिस पॉइंट c पे, जिस पॉइंट सी पे ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को काट रही है, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। यानी कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, पकड़ना। इस वाई इंटरसेप्ट दिस पॉइंट सी पे, एट दिस पॉइंट सी, ये ग्रीन लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को जो काट रही है जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज वाई इंटरसेप्ट या फिर सी, इसकी ऊंचाई सी है। तो अब अगर c कम ज्यादा होगा तो ऐसे हो जाएगा, मान लो c की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे ऐसे, ठीक है। और c की वैल्यू घटेगी तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। स्लोप सेम रहेगा एट अ गिवन स्लोप, गिवन स्लोप का मतलब m की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है और c की वैल्यू अप या डाउन होती है, तो हम ऐसे ऊपर या नीचे मूव करेंगे ऑन y एक्सिस। और अगर c की वैल्यू फिक्स कर दें और m की वैल्यू कम या ज्यादा करें, तो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही रहेगा c इधर ही, और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप कम या ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे m की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे जैसे इसको डिक्रीज करेंगे तो ये स्लोप कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कम या ज्यादा कैसे हो रहा है। अब लेंथ, ग्राफ की लेंथ जो है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन x, कि x में हम कहां से कहां तक जा रहे हैं। सपोज करो मैं x में 1 से 2 ही जा रहा हूं, तो मेरा ग्राफ कोई छोटा सा होगा, जैसे भाई 1 से और 2 बस इतना। या फिर 0 to 2 जा रहा हूं, अगर 1 से 2 जाऊंगा तो फिर y इंटरसेप्ट ही नहीं आएगा, फिर ये इतना छोटा सा बनेगा। बट अगर 0 to 2 जा रहा हूं तो इतना होगा। जितना मैं x को स्पेन करता जाऊंगा, जितना मैं x की डायरेक्शन में मूव करता जाऊंगा, उतना ही y भी बढ़ता जाएगा, और जो ये लेंथ है वो भी बढ़ेगी। तो आपको तीनों चीज पता पड़ेगी कि लेंथ कितनी कैसे आएगी, y की वैल्यू से आएगी, इसका स्लोप कैसे आएगा, टेंजेंट थीटा से आएगा, और इसका ये पॉइंट ऑफ c है, इसमें ऊपर नीचे कैसे मूव करेगा, वो करेगा c की वैल्यू से। तो ये लीनियर फंक्शन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख लो रिलेशनशिप में, लेकिन y की वैल्यू और x की वैल्यू जो है उनके ऊपर पावर जो है वो हमेशा 1 रहेगी। मतलब कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, इसको छोटा कर लो बड़ा कर लो लाइन को, या किसी इसका इंक्लाइंड कम या ज्यादा कर लो, या फिर सी पॉइंट को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते जाओ, कुछ भी करो, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है पूछो, नो सर। समझ आया? यस ठीक है, सर। ठीक है। अब देखो इसके हम स्पेशल केस और देख लेते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का पहला स्पेशल केस हो सकता है कि c यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब कि ये जीरो लाइन से पास करेगा यहाँ से,
पहले कहीं ऊपर था ना, सी की वैल्यू थी कुछ, ये इसको सी बोल रहे थे, बट अब सी की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि इट विल पास थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, इंक्लिनेशन हमारा डिसाइड करेगा एम की वैल्यू और थीटा, थीटा है यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा जो है दैट विल डिसाइड एम, बट सी 0 है तो ये ओरिजिन 0 0 से पास करने लगेगा। ठीक है भाई, अब एम बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, वो अलग बात है, बट हमेशा 0 से पास करेगा। क्यों? सी की वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर ली। अब दूसरा हो सकता है कि सी भी 0, सी की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 1। एम की वैल्यू अगर 1 लिख रहे हैं इंप्लाइज की टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस केस में थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो सकता है ना, tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है भाई, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस मींस इन दिस पर्टिकुलर केस सी 0 था, इसका मतलब हुआ कि दिस विल पास थ्रू 0 0, और tan 45 यानी कि m इक्वल्स टू 1 है तो ये 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो ये अगर ये दोनों अजम्पशन है कि c इक्वल्स टू 0 m इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा? इट विल बी एट अ 0 पॉइंट और 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो mx y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू 1 पुट कर दो और y की वैल्यू और c की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, और c की वैल्यू 0 तो x प्लस 0 0, तो x हो गया। दिस मीन्स y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स आ रहा है इन दोनों अजम्पशंस के बाद। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो आप इनपुट x का डालोगे वही आउटपुट y का आ जाएगा। तो x will be equals to y या y will be equals to x. y is a dependent variable that is dependent on x linearly, या आइडेंटिटी फंक्शन के हिसाब से रिलेट कर रहा है, मतलब जैसी वैल्यू आप x की डालोगे वही वैल्यू y की आ जाएगी। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों बराबर हो गए, तो दिस मींस दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको दिख रहा है ग्राफिकली कैसे होता है कि 45 डिग्री identity function will be a line segment passing through origin at an angle 45 degree with both the axes, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ भी और पॉजिटिव y के साथ भी। क्यों भाई? टोटल एंगल तो 90 होता है, 45 नीचे वाला हुआ तो ऊपर वाला भी 45 होगा। अब इसकी खास बात क्या है? जो भी इस पे y इंटरसेप्ट होगा किसी गिवन पॉइंट पे वही x इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू y है, तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू भी 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी 3 होगी। भाई ये पॉइंट क्या है? ये 3,3 है, ये 4,4 है, 2,2 होगा कहीं, 0 0 तो है ही। तो ऐसे जो भी वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की भी हो जाएगी। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब तक सारा खेल था लीनियर का, मतलब लीनियर मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन हो रही है सारी की सारी। भाई ये स्ट्रेट थी, ये स्ट्रेट थी। अब एक और फंक्शन होगा इनवर्स फंक्शन, है ना। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x। यहाँ भी लीनियर डिपेंडेंस है, y की वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है, बट ये इसका फंक्शन ऐसे होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे कल, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इससे पहले एक और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये डिस्कस हो जाए कल। अब देखो ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें कुछ भी वैल्यू x की डालो उसका फाइनल आंसर k ही आएगा, यानी कि इट इज अ फंक्शन ऑफ x और इक्वल टू k है, यानी आप जो भी वैल्यू x की उसमें डालोगे इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ कांस्टेंट वैल्यू। कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं? f ऑफ x इक्वल्स टू 2, या बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू 3। भाई x की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो उसका आंसर 3 आएगा, x की वैल्यू जो मर्जी हो उसका आंसर 2 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है, अब इसमें मैं F1 निकालूं तो भी 2, F0 निकालूं तो भी 2, F2 निकालूं तो भी 2, मतलब 0 पे भी इसकी वैल्यू 2 है, 1 पे भी इसकी वैल्यू 2 है, 2 पे भी इसकी वैल्यू 2 है। तो जो मर्जी आप इसमें इनपुट दो वही इसका आंसर 2 आएगा। इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे तो इसका आंसर फिक्स रहेगा 2, यानी कि इसकी ऊंचाई हमेशा एक्स एक्सिस से 2 ही रहेगी। तो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, और इसका ग्राफ देखोगे दैट विल बी अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। ये सिमिलरली y के टर्म्स में भी हो सकता है। अब अगर f ऑफ y इज इक्वल टू k, यानी f ऑफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा? ये होगा f ऑफ y, यहाँ पे y की जो भी वैल्यू डालते जाओ
इसकी एक पर्टिकुलर दूरी है वाई एक्सिस से, वही मेंटेन रखेगा। वो क्या है, के कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की बात समाप्त करते हैं। बस आप मोटा मोटा ध्यान रखो कि ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं, हो जाएगी क्लियरिटी दिमाग में। बताओ बेटा, समझ नहीं आया तो रुको, नहीं तो वी कैन फिनिश दिस क्लास। और जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो। कुछ बच्चे तो पतली गली से निकल लिए।